दोस्तों, अपराध की दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब वो सच सामने आता है तो हर देखने और सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोएडा पुलिस भी हाल ही में एक ऐसे ही खौफनाक मामले की जांच कर रही थी। शुरू में तो पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब उन्होंने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 1100 से ज्यादा गाड़ियों की निगरानी की और 44 वाहन मालिकों से पूछताछ की, तब जाकर जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है पति पत्नी का धोखा, अवैध संबंध और मौत के खेल की। कहानी को अब शुरू करते हैं। यह पूरा मामला शुरू होता है 5 नवंबर साल 2025 की सुबह से। नोएडा के सेक्टर 82 में उस दिन लोग रोज की तरह सुबह की सैर पर थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की नजर सड़क के किनारे बने एक नाले पर पड़ी। दूर से उन्हें कुछ अजीब सा तैरता दिखा। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही लोग पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। नाले में जो भी चीज तैर रही थी वह एक महिला का शव था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि शव का सिर और दोनों हथेलियां गायब थी। यह दृश्य किसी भी सामान्य इंसान को डराने के लिए काफी था। मौके पर मौजूद लोग सहम गए और कुछ जो है वे बेहद ज्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को नाले से बाहर निकलवाया गया, लेकिन पहचान लगभग करना नामुमकिन था। कोई चेहरा नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं। सिर्फ एक ही चीज मिली, उनके पैरों की उंगलियों में पहने हुए बिछुए। और यही छोटे से बिछुए आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी कड़ी साबित होने वाले थे। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मीडिया से लेकर आसपास के लोग हर कोई इस बात से हैरान थे कि आखिर कौन ऐसी बेरहमी कर सकता है। इधर पुलिस ने जांच और तेज कर दी थी। सबसे पहला कदम था नोएडा के हर थाने में हाल ही में गायब हुई महिलाओं की लिस्ट निकाली गई और उन सभी परिवारों से संपर्क किया गया जिनकी बेटियां, बहनें या महिलाएं घर से गायब थी। इस दौरान पुलिस को पता लगा कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के बौराला गांव की रहने वाली एक महिला प्रीति यादव कुछ समय से लापता है। पुलिस तुरंत बरौला गांव पहुंची। वहां जाकर पुलिस ने परिवार वालों को वो बिछुए दिखाए जो शव के पैरों की उंगलियों से मिले थे। बिछुओं को देखते ही परिवार का बुरा हाल हो गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये बिछुए तो हमारी बेटी के हैं, उसका नाम प्रीति यादव है। इसके बाद शव का मिलान कराया गया और पहचान की पुष्टि हो गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। आखिर प्रीति को किसने मारा, शव को नाले तक कौन लाया और क्यों? क्योंकि शव से जो फिंगरप्रिंट्स थी वो भी नहीं मिल सकते थे। जांच का पूरा भार सीसीटीवी फुटेज पर आ गया। पुलिस ने सेक्टर 82 और आसपास के क्षेत्रों के करीब 5000 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 1100 से ज्यादा गाड़ियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर उनकी पहचान की गई। 44 वाहन मालिकों से पूछताछ हुई, पर उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। कई दिनों लगातार मेहनत करने के बाद पुलिस को आखिर एक फुटेज में एक यूपी 16 नंबर की बस बिना हेडलाइट के घटना स्थल के पास से गुजरती हुई दिखी। यह फुटेज 4 नवंबर की रात 8:30 बजे की थी। बस यही देखकर पुलिस को लगा कि शायद इस केस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उन्होंने बस का नंबर ट्रेस किया और पता चला कि यह बस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की थी। बस का ड्राइवर था बरौला गांव का ही रहने वाला मोनू सोलंकी, और यहीं से यह केस नई दिशा लेने लग गया। जब पुलिस बरौला गांव पहुंची तो मोनू अपने घर पर नहीं था। जांच में पता लगा कि मोनू का घर प्रीति के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। दोनों एक ही गांव के थे। दोनों की जान पहचान कैसे बनी, इसका जवाब गांव वालों ने दिया। बरौला गांव में एक जींस फैक्ट्री थी जहां प्रीति और मोनू की मां साथ काम करती थी। काम के दौरान कई बार प्रीति मोनू के घर आती जाती रहती थी। धीरे धीरे मोनू और प्रीति के बीच बातचीत शुरू हो गई और यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और उसके बाद अवैध संबंधों में बदल गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। प्रीति भी शादीशुदा थी और मोनू भी। दोनों अपने अपने जीवन साथियों से अलग रह रहे थे, लेकिन शादी उनकी टूटी नहीं थी। करीब 3 सालों तक यह रिश्ता चलता रहा। मोनू बस चलाता था और जब भी
मौका मिलता वो प्रीति को बस में लेकर घूमने निकल जाता था। रेस्टोरेंट, मूवी, घूमना फिरना सब चलता था उनके जीवन में। प्रीति को पैसे की जरूरत पड़ती तो मोनू मदद करता था। धीरे धीरे प्रीति इस रिश्ते को प्यार से ज्यादा हक की तरह लेने लगी और शादी का दबाव मोनू पर बनाने लगी। रोज लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। पिछले कुछ ही महीनों से प्रीति मोनू से एक ही बात कह रही थी, अपनी पत्नी को तलाक दो और मुझसे शादी करो। मोनू बार बार समझाता कि यह नामुमकिन है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, उसके बच्चे हैं, लेकिन प्रीति सुनने को तैयार नहीं थी। वो मोनू की तनकथा अपने पास रख लेती थी। मोनू पर मानसिक दबाव बढ़ता जाता था। इस तरह के जो बयान हैं वो मोनू के सामने आए। खबरों के अनुसार प्रीति अक्सर मोनू की बेटियों के बारे में भी गंदी और अपमानजनक बातें कहती थी, जिससे मोनू टूटता चला जा रहा था। झगड़े बढ़ते गए। मोनू ने कई बार इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्रीति धमकाने लगती थी कि वह उसके घर जाकर सब बता देगी। आखिरकार मोनू के दिमाग में एक ही समाधान बचा, प्रीति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। 4 नवंबर को मोनू प्रीति के घर बस लेकर पहुंचा। वहां पहले से एक धारदार हथियार भी अपने साथ ले गया था। उसे बस की सीट के नीचे छुपा दिया। दोनों सेक्टर 82 पहुंचे, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वापस लौटने लगे। जैसे ही वह सुनसान इलाके की तरफ पहुंचा, मोनू ने बस रोकी। दोनों के बीच शादी को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ता गया और फिर अचानक मोनू ने सीट के नीचे से हथियार निकाला और प्रीति पर वार कर दिया। कुछ ही मिनटों में प्रीति की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद मोनू ने शव को एक चादर में लपेटा, बस में रखा और नाले के पास ले जाकर फेंक दिया। गांव लौटकर उसने बस की अच्छी तरह से सफाई कर दी ताकि उसका कोई सुराग पुलिस को ना मिल सके। पुलिस की 9 स्पेशल टीमों ने मिलकर मोनू की तलाश शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी कबूल की, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस ने इस केस में अपनी जांच की क्षमता दिखाई। बिना सिर और हाथों वाले शव की पहचान की, हजारों फुटेज खंगाली, मामूली बिछुए से कड़ी ढूंढी, आरोपी तक पहुंचे और कुछ ही दिनों में केस सुलझा दिया। तो दोस्तों, ये थी नोएडा के दिल दहला देने वाले मामले की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या मोनू की इस हरकत के पीछे सिर्फ मानसिक तनाव था या यह एक सोच समझकर किया गया क्राइम था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।